आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इस चैनल पे लगातार महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास की सीरीज जारी है और सभी विषय का इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं और सभी विषय का नया मॉडल पेपर जो नया मतलब कि गेस प्रश्न पे आधारित है और इस साल के लिए संभावित है उसी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और सभी विषय का मान लीजिए कोई भी क्लास से छूटा होगा तो मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और प्ले लिस्ट सेक्शन में जाके आप क्रम से क्लासेस देख सकते हैं या कौन सा क्लासेस कब आता है तो उसका नोटिफिकेशन वगैरह के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम वगैरह हर एक चीज़। तो हर जगह ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे सभी क्लासेस का पीडीएफ नोट्स वगैरह और जो भी क्लासेस आने वाला होता है वहाँ पे नोटिफिकेशन भेज दिया जाता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में हम लोग सामाजिक विज्ञान के एक शानदार नए पैटर्न पर आधारित 80 ऑब्जेक्टिव वाले मॉडल पेपर की चर्चा कर रहे थे। जो विद्यार्थी प्रीवियस वीडियो देखे होंगे उनको याद होगा इन सभी प्रश्नों की, इसमें 1 से 80 तक प्रश्न है तो 1 से 40 तक के प्रश्नों को हम लोग विस्तार से समझे थे। आगे जो है 41 से लेकर 80 तक प्रश्न उसकी चर्चा करेंगे और जो भी क्लास से छूटा होगा वो घबराना नहीं है। जब एक क्लास इंड होगा ना तो स्क्रीन पे मैं एक लिंक आता है पूरा प्ले लिस्ट का, उस पर क्लिक करके सभी क्लासेस देख सकते हैं। और टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल वगैरह से जरूर ज्वाइन हो जाएगा, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पर भी आप इस चैनल का नाम सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन सभी प्रश्न की चर्चा कर चुके हैं और अंतिम समय में हम आपको वही प्रश्न बता रहे हैं जो इस साल के लिए महत्वपूर्ण है और इसका उद्देश्य यही है कि सभी विषय का जैसे जो भी आपका मतलब कि सोशल साइंस में जितना भी टोटल विषय है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, सबका आपका रिवीजन हो और उसके साथ साथ गेस प्रश्न के साथ तो अपना स्वमूल्यांकन भी कर पाए और जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है उसको रटते चले। चलिए सीधे मैं लेकर चलता हूं 41 नंबर प्रश्न पे। सभी प्रश्न की हम लोग चर्चा किए थे। यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न याद होगा हम लोगों ने क्या समझा था, कृषि सुखाड़ क्यों होता है, तो मिट्टी के नमी के अभाव में। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, कभी भी क्लास को देखें, नहीं मालूम होगा तो जो मैं सही उत्तर बताऊंगा रटते चलिएगा। 41 पे प्रश्न है कि बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है, मतलब बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक बाढ़ वगैरह आता है, या ये पूछता है बिहार का बाढ़ परनव कौन सा है, तो बात वही है, कुछ भी पूछे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र या बाढ़ परनव तो कहां आता है, उत्तरी बिहार में। याद रखेंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 41। तो जब भी यहां से दो प्रश्न बनते हैं कि बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र या बाढ़ परनव क्षेत्र कौन सा है तो उत्तरी बिहार, और ये पूछेगा सूखाग्रस्त क्षेत्र कौन सा है, सूखाग्रस्त क्षेत्र या सूखा परनव तो दक्षिणी बिहार। तो दो प्रश्न यहां से बन सकते हैं, सूखा से प्रभावित बिहार का कौन सा इलाका है, दक्षिणी बिहार, बाढ़ से प्रभावित तो उत्तरी बिहार। तो दोनों याद रखिएगा। 42 पे प्रश्न है कि इनमें कौन मानव जनित आपदा है, जल्दी से कभी भी क्लास को देखिए, देखिए ऊपर से कितना अच्छा अच्छा प्रश्न मिलते आ रहा है, 42 से हर एक सेगमेंट से प्रश्न आपको दिखाई देगा। तो कौन मानव जनित आपदा है, आपदा प्रबंधन से प्रश्न है, तो जल्दी से उत्तर दीजिए, नहीं मालूम है तो चीजें समझिए और याद कर लीजिए, यहां से तमाम प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। अब कौन मानव जनित आपदा है, तो देखिए दो तरह की आपदा हम लोग पढ़ते हैं, दो तरह की आपदा पढ़ते हैं। पहला हमारा होता है एक प्राकृतिक आपदा, ठीक है, प्राकृतिक आपदा, और दूसरा हमारा होता है मानव जनित आपदा जो यहां पे पूछा है। अब प्राकृतिक आपदा क्या है, तो जिसके लिए जिसका पहले से पूर्वानुमान संभव नहीं हो, जिसके लिए प्रकृति उत्तरदायी हो, वो प्राकृतिक आपदा है डायरेक्ट रूप से। और मानव जनित आपदा जिसका पूर्वानुमान हो और हम लोग उसके लिए उत्तरदायी हैं। जैसे मान लीजिए बाढ़ आ रहा है तो ये प्राकृतिक आपदा है, तो भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, और मानव जनित आपदा में आ गया सांप्रदायिक दंगे, मतलब धर्म, जाति, रंग भेद के आधार पर हम लोग झगड़ा कर रहे हैं तो हम लोग के द्वारा फैलाया गया आपदा है, मानव जनित आपदा है। आतंकवाद हम लोग का देन है, युद्ध हम लोग लड़ते हैं, इसलिए ऑप्शन डी ये सभी क्या है, मानव जनित आपदा है। प्राकृतिक आपदा पूछता तो भूकंप, सुनामी, ये सभी चीजें होता। देखिए 43 नंबर प्रश्न कई बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर पेपर से प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछा है कि डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है, तो डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी जो है ये महाराष्ट्र में चलती है। कहां चलती है ट्रेन, महाराष्ट्र में। रट जाएंगे, ऑप्शन सी टू द पॉइंट फैक्ट प्रश्न था, आपको ऑप्शन सी याद रखना है। 44 नंबर प्रश्न देखिए, करे भारत का पहला नगर निगम कहां बना, तो भारत में सबसे पहला नगर निगम मद्रास अर्थात कि चेन्नई में बना था, तो ऑप्शन बी याद रखेंगे, ठीक है। जब भी पूछेगा पहला नगर निगम तो चेन्नई में बना था। अच्छा, नगर निगम की बात हो रहा है तो यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था भी आ जाएगा। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था, नागौर जिला में। कहाँ लागू हुआ था, नागौर जिला में। ये नागौर जिला कहाँ है सर, तो ये राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान
राजस्थान में। तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था, और इसके बाद कहाँ लागू हुआ, तो इसके बाद लागू हुआ आंध्र प्रदेश में, और उसके बाद धीरे धीरे पूरे प्रदेश में लागू हो गया। तो जब भी पूछे पहला नगर निगम, तो मद्रास या चेन्नई में। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत तो नागौर जिला के मतलब हुआ था राजस्थान से, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। इस तरह धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ। तो ये जो भी इसके आसपास भी प्रश्न बन सकता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तो तल चिन्ह की सहायता से अगर किसी भी स्थान विशेष की हम लोग ऊंचाई मापते हैं तो उसे ही तो बोलते हैं स्थानिक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? स्थानिक ऊंचाई। रटते चलेंगे सर, यहाँ से खूब प्रश्न पूछेगा, तो जिस भी प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है रटते चलिएगा, उसे हम लोग स्थानिक ऊंचाई बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। तो आप जानते हैं एक्सचेंज का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? मुद्रा। पहले हम लोग पढ़ते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली था, इकोनॉमिक्स से प्रश्न है, ध्यान से चीजें समझिएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था सर, कि वस्तु विनिमय प्रणाली में आपका वस्तु के बदले वस्तु बदलते थे। जैसे मान लीजिए आपके पास गाय है, मुझे दूध लेना है, मेरे पास चावल है, तो मैं क्या करूंगा, चावल लेकर जाऊंगा और बदले में आपको चावल दूंगा, और उसके बदले में मैं जो भी आपसे जो भी चीजें आपके पास है मैं ले सकता हूं। तो यह है वस्तु से वस्तु बदलना। इसमें काफी तरह की कठिनाई आती, जैसे कि मान लीजिए दोहरे संयोग का भाव था, कि हो सकता है कि जो वस्तु आपके पास है या मेरे पास, तो हो सकता है कि आपके पास जो है उसका यूज मुझको हो, लेकिन आपको थोड़ा बहुत जरूरी है कि मेरे पास जो है उसकी आवश्यकता हो। उसके साथ साथ वस्तु, कुछ वस्तुएं ऐसी हो जिसके मान लीजिए भंडार वगैरह में भंडारण ज्यादा दिन नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको चावल दिया, तो आपने चावल तो आप मतलब कि ज़्यादा दिन रख सकते हैं, लेकिन उसके बदले में आपने दूध दिया तो मैं ज़्यादा दिन नहीं रख सकता हूँ, खराब हो जाएगा चीज़ें। मूल्य मापक का भाव था, कि मूल्य नहीं मापा जा सकता था कि कितना दूध के बदले में कितना चावल मिलेगा। तो इन तमाम तरह की समस्याओं का मानव जो है सामना कर रहा था वस्तु विनिमय प्रणाली में। तो मानव आप जानते हैं शुरू से ही समस्याएं अगर है तो उसके समाधान खोजते आया है, तब हम लोगों ने आविष्कार किया मुद्रा। और मुद्रा जो है एक झटके में वस्तु विनिमय प्रणाली के सभी दोष को खत्म किया, और मुद्रा जो है सबसे अच्छा माध्यम बन गया। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मुद्रा का कार्य क्या है, मतलब कि मनी जो है मुद्रा कौन सा कार्य करता है। तो मुद्रा बचत और साख पाठ जो है इकोनॉमिक्स में, उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि मुद्रा के 4 कार्य महान। तो मुद्रा जो है वो मूल्य का मापन करता है, मतलब किसी भी चीज का मूल्य उसमें आप माप सकते हैं। मूल्य क्या? संचय। अगर मान लीजिए आपको किसी चीज को संचय करना है, तो जो वस्तु खराब होने वाला है उसको आप बेचकर उसके बदले में पैसा वगैरह रख सकते हैं। विलंबित भुगतान, अगर मान लीजिए किसी को भुगतान करना है ब्याज वगैरह, तो प्रॉपर वे में आप उसको मुद्रा में माप के भुगतान कर सकते हैं। तो मुद्रा जो है सभी कार्य करता है सर, इसलिए ऑप्शन डी इनमें से सभी आपको सही उत्तर करना है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। तो पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा जो है वो 73वां संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। ये पूछता है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था से। मतलब कि संविधान जब संशोधन हुआ 73वां, तो उसमें पंचायती राज जो भी संस्थाएं हैं, ग्राम पंचायत, जिला परिषद और आपका पंचायत समिति, सबको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। संविधान में इसके जिक्र कर दे, क्योंकि मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में नीति निर्देशक तत्व में महात्मा गांधी का एक विचार था कि जो भी पंचायती राज व्यवस्था है वो लागू होना चाहिए। तो पंचायती राज व्यवस्था जब लागू हुआ, इसको कैसे लागू किया जाएगा, तो इसके लिए सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। तो बलवंत राय मेहता समिति ने बताया कि हमारे देश में त्रिस्तरीय 3 स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था लागू करना चाहिए, एक जिला स्तर पे, एक पंचायत समिति, एक ग्राम पंचायत। तो ये लागू कर दिया गया। उसके बाद इसको 73वां संविधान संशोधन करके और इसको संवैधानिक संस्था का दर्जा दे दिया गया। 49 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे कि भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई। तो भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया 1990 के दशक में शुरू हुआ था। आप जानते हैं 1990 के दशक में, तो 1991 यहाँ पे मिल गया। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 50 पे प्रश्न पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 दिसंबर को हर एक वर्ष भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। तो जब भी पूछेगा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में, तो 24 दिसंबर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 51 पे क्या पूछा है।
प्रश्न कह रहा है आपसे कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ, तो 2019 में। कब हुआ, 2019 में। 18वीं कब होगा, तो इसमें 5 साल जोड़ सकते हैं। इसी तरह 5-5 साल जोड़ के, या पीछे जाना है 16वीं तो -5, क्योंकि आप जानते हैं 5 साल में एक बारी लोकसभा का चुनाव होता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 51 नंबर प्रश्न का। 52 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत में राष्ट्रीय स्तर पे पंचायती राज की स्थापना कब हुई, तो ये हुआ था 1959 में राष्ट्रीय स्तर पे। ये 2 अक्टूबर के दिन, चूंकि महात्मा गांधी का यह स्थानीय स्वशासन उनका सपना था, तो उसी को साकार करने के लिए 2 अक्टूबर 1959 के दिन भारत में राष्ट्रीय स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किया गया। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 52 नंबर प्रश्न का। ध्यान से चीजें समझते चलिएगा, याद करते चलिएगा। 53 पे प्रश्न पूछा है, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, तो पंचायती राज व्यवस्था। देखिए, अशिक्षा है सुधार का सूचक नहीं है, शिक्षा होगा। बेरोजगारी है नहीं है, असमानता है नहीं है, ये तो सभी सुधार के नहीं असुधार के सूचक हो जाएंगे। तो कौन सा सूचक है, पंचायती राज व्यवस्था से स्थानीय स्तर पर स्वशासन स्थापित किया गया, ताकि स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्या का समाधान किया जा सके। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 53 नंबर प्रश्न का। जो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था क्या था, स्थानीय स्वशासन। जो गांधी जी का ये सपना था कि जो भी हम संविधान बना रहे हैं, जो भी हमारे देश में कानून है, जो भी नियम गवर्नमेंट चला रहा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, क्या उसका लाभ जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको मिल पा रहा है। अगर उस दिन मिल गया तो समझिए सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की स्थापना हो गया, बीच में कोई बिचौलियों की स्थान नहीं। तो इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किया गया। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस साल के पेपर में देखने को मिल सकता है। अब देखिए, 2 तरह की लोकतंत्र हम लोग पढ़ते हैं। एक तो ये हमारा हो गया जो पूछा है आपका, ध्यान से समझेंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक ये अपना हो गया। दूसरा हमारा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, दोनों में क्या अंतर होता है सर, ध्यान से समझेंगे ताकि सब्जेक्टिव में भी आए तो कोई दिक्कत नहीं हो। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब इसमें जो है जनता सीधे आपको खड़ा करा दिया जाएगा, एक ग्रुप में पूछा जाएगा, उम्मीदवार है ABC, ठीक है, मान लीजिए उम्मीदवार हैं ABC, पूछा जाएगा आप किसको वोट देना चाहते हैं, तो यहाँ पे सभी ग्रुप में लोग एकत्रित हैं, तो बोलेंगे A को दे रहे हैं, B को दे रहे हैं या C को दे रहे हैं। जिनमें ज्यादा हाथ खड़ा होगा उनको जिता दिया जाएगा। इसमें देखिए तमाम समस्या है। एक तो पहले राज्य छोटे छोटे होते थे, तो चलिए उसमें हो गया, ठीक है, आसानी से आप लोगों को एकत्रित कर सकते हैं। अब राज्य बहुत बड़ा है, आप एक जगह पे एकत्रित नहीं, देखिए थोड़ा थोड़ा समूह में लोग एकत्रित होते हैं तो कितना मतलब कि भगदड़ मचता है, तो कितना लोगों की जान चली जाती है। तो इस समय तो ये संभव ही नहीं है व्यवस्था। तो और दूसरा इसमें क्या समस्या आ रहा था उस समय कि जिस तरह देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली में समस्या था, उसी तरह प्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी समस्या है। जिस तरह वस्तु विनिमय प्रणाली के सभी दोष को मुद्रा दूर कर दिया, उसी तरह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सभी समस्या का, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जब आया, वोटिंग सिस्टम आया, तो सारा समस्या दूर कर दिया। अब इसमें तो एक समस्या ये हुआ कि सबको आप एक जगह पे एकत्रित नहीं कर सकते हैं। दूसरा समस्या ये है क्योंकि अब राज्य बड़ा बड़ा हो रहा है तो सभी को एकत्रित करना बहुत मुश्किल। और दूसरा समस्या ये है कि आप मान लीजिए कोई है कि इसको ए को भी वोट दे रहा है, हाथ उठा दिया, बी को भी, सी को भी, तभी आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं उसमें। तीसरा समस्या ये है चीज है कि मान लीजिए ए को सभी लोग वोट दे रहे हैं और बी काफी ताकतवर है और आपको पहचान लिया कि आप तो ए में हाथ खड़ा किए थे, तो बाद में आपसे वो बदला वगैरह लेगा, आपको टॉर्चर करेगा। तो ये तमाम तरह की समस्याएं थी। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आया अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से अपना मतलब कि जनता का चुनाव करते हैं। वोट सिस्टम आया कि हम लोग वोट दे रहे हैं और वोट गोपनीय होता है, किसको दे रहे हैं, कौन वोट दे रहा है, कभी भी पता नहीं चलेगा। तो ये सभी समस्या का समाधान हो गया है इससे। तो अभी तो पूरा विश्व में आप कहीं पे भी जाएंगे तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही देखने को मिलेगा, इसी का युग है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का युग समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी अमेरिका के कुछ कंटेनर में और स्विट्जरलैंड के कुछ राज्यों में आपको अभी भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करूं आप ध्यान से समझे थे। 55 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कर आपसे कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखिए वर्तमान में आप जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है, कहेंगे सर 8 है। पहले कितना था, 7 था। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या होता है, जहां पे सीधे मतलब कि सेना वगैरह हर एक चीज गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हो, वहां पे तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब वहां पे राज्य सरकार का अधिकार काफी कम कर दिया जाता है। तो पहले 7 था, बाद में लद्दाख को बना दिया गया, एक जोड़ दिया गया, लद्दाख अपना 8 हो गया।
और इसीलिए आप जानते हैं जो सोनम वांगचुक थे वहां पे, जो सामाजिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक, तो इसलिए तो लोग काफी दिन से मतलब कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इसको पूर्ण राज्य की दर्जा से पहले लद्दाख को था वैसे मिले, जिसके पे काफी दंगा वगैरह बीच में हो गया और हिंसक प्रदर्शन हो गया था, जिसकी वजह से उनको जेल में भी डालना पड़ा। तो फिलहाल ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सबसे नया कौन है केंद्र शासित प्रदेश? लद्दाख, जिसको फिर से पूर्ण राज्य की दर्जा के लिए मांग वहां पे उठ रहा है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है? तो अभी मैं ऊपर कई बार चर्चा किया कि बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पे जो लागू हुआ वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था था। और त्रिस्तरीय में एक पर है ग्राम पंचायत, कभी कभी क्रम भी पूछता है, 2 पे है पंचायत समिति, 3 पे है जिला परिषद। तो ऑप्शन डी के साथ जाने वाले विद्यार्थी का उत्तर बिल्कुल सही है कि इनमें से सभी। कह रहा है फिर 17वीं लोकसभा से प्रश्न है कि 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो 78, जो अब तक के सबसे अधिकतम है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर, याद रखेंगे 78। ये सभी प्रश्न जो इस साल पूछे जाएंगे। 58 नंबर प्रश्न है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। देखिए गठबंधन सरकार जो होता है, जिसमें गठबंधन सरकार क्या है कि कई पार्टियां, जैसे किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो क्या करेगी कि एक से अनेक पार्टी मिलाकर सरकार बना रही है, तो उसका प्रशासन पर पकड़ कैसा होगा? ढीला होगा। क्यों ढीला होगा? क्योंकि देखिए प्रशासन, आप गठबंधन बनाए हैं, कई पार्टी हैं जिनका विचारधारा अलग अलग था, तो उनको आप एकत्रित किए हैं, तो फिर आपको जो भी योजना बनाना होगा, जो भी प्रशासन से संबंधित निर्णय लेना होगा, तो सबको खुश करना होगा, तो आप सबसे पहले राय लेंगे। तो इसलिए गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पे क्या होता है? ढीला होता है, और पूर्ण बहुमत का मजबूत होगा। तो 59 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट, उसके न्यायाधीश की नियुक्ति और शपथ वगैरह राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। तो जो भी प्रश्न पूछे ऑप्शन बी राष्ट्रपति आपको सही उत्तर करना है। ध्यान से समझते चलिएगा और याद करते चलिएगा। 60 पे प्रश्न है कि भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए वर्तमान में तो योजना आयोग बंद कर दिया गया है। जब वर्तमान सरकार जो आया बीजेपी की सरकार, तो उन्होंने एनडीए की सरकार ने क्या किया कि योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग उसका नाम बदल दिया। हालांकि काम तो सेम ही है, लेकिन नीति आयोग करके और इसका कुछ काम वगैरह मतलब कि बढ़ा दिया गया। तो योजना आयोग हो या नीति आयोग हो, इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। पदेन अध्यक्ष इसका होता है प्रधानमंत्री, मतलब जो प्रधानमंत्री के पोस्ट पे होगा वो अध्यक्ष हो जाएगा। तो योजना आयोग जब लागू हुआ तो उस समय आप जानते हैं उसमें कौन प्रधानमंत्री थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो यही थे प्रथम अध्यक्ष। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 61 नंबर कर, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में। बउआ टाइप प्रश्न, आप जानते हैं असम में खनिज तेल का क्या है? विशाल भंडार है। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा। कर, रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र भागलपुर है। कौन सा है सर? भागलपुर में आप जानते हैं काफी सिल्क इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 62 नंबर प्रश्न का। 63 नंबर प्रश्न देखिएगा। करे बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे कम वर्षा बक्सर में होता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है 63 नंबर प्रश्न का। ये सभी फैक्ट्स है, आपको याद रखना है। तो सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? बक्सर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 64 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है आपसे प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन दलित पैंथर के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? ये 64 नंबर प्रश्न है। देखिए दलित पैंथर के कार्यक्रम से संबंधित कौन नहीं है? तो दलित सेना का गठन। दलित सेना का गठन जो है वो दलित पैंथर के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। बाकी जाति प्रथा का उन्मूलन भी है, भूमिहीन गरीब किसानों की उन्नति भी, औद्योगिक मजदूरों को शोषण से मुक्ति कराने के भी काम करता है दलित पैंथर, जिसका महाराष्ट्र वगैरह में काफी सक्रिय थे लोग। तो दलित सेना का गठन इनका कार्य नहीं है। तो पूछा था नहीं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनती है, और ये जनता पार्टी की सरकार बनता है आपका, ठीक है, 1977 में। और इसमें क्या हुआ था आप जानते हैं, इसके पहले इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लागू कर दिया गया, और आपातकाल के बाद लोगों को कांग्रेस के प्रति मतलब गुस्सा फूटा, और उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनता है 1977 के आम चुनाव में। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। कह रहा है कि ठीक है 1977 में जनता पार्टी की सरकार बना, लेकिन इसका नेतृत्व कौन करे था? मतलब किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का सरकार बना सर? तो मोरारजी देसाई।
मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बना और ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हमारे देश के। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर प्रश्न, बउआ टाइप प्रश्न। यही सब प्रश्न तो एग्जाम में देखिए जब 80 पूछेगा 40 छोड़ देना है, 40 ही बनाना है, तो सबसे पहले तो आसान आसान प्रश्न ही खोज कर बनाना चाहिए। तो भारत की राजधानी कहाँ है? कहेंगे सर नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 68 नंबर। कह रहा है आपसे कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में 26 दिसंबर 2004 को भयंकर सुनामी आया था। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। सभी आपदा प्रबंधन से प्रश्न था। कह रहे भारत का सबसे पूर्वी राज्य, तो भारत में देखेंगे सबसे ऊपर पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, मतलब पूरब साइड की ओर। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पूर्वी राज्य क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहे निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो देखिए आर्थिक और आधारभूत संरचना घटक क्या है? वित्त है, बिल्कुल। ऑप्शन ए याद रखेंगे, वित्त जो है ये आर्थिक आधारभूत संरचना है। आर्थिक शब्द आ ही गया तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है आपको पूछ रहा है, ये आपसे मतलब कि हिस्ट्री से प्रश्न है। कह कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण आप जानते हैं 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि से पूरा होता है। तो ऑप्शन सी रट जाएंगे। 72 नंबर प्रश्न देखिएगा। करें निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? देखिए हमारे रहन सहन के स्तर को कौन प्रभावित करेगा? पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन सी। राष्ट्रीय आय नहीं करता है, राजकीय आय नहीं। राष्ट्रीय क्या होता है कि पूरे देश का आय एक वित्तीय वर्ष में, राजकीय आय पूरे राज्य का आय। तो ये सब प्रभावित करेगा नहीं, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय आय जो होता है ना, वो क्या है कि राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है तो जरूरी नहीं है कि समाज के सभी लोग साथ में ग्रोथ कर रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए कोई बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियल है, कोई मतलब कि उद्योगपति है, उनका आय बढ़ गया तो टोटल देश का आय जब काउंट होगा तो पूरा मतलब बढ़ा हुआ ही आएगा। लेकिन पर कैपिटा इनकम मतलब हमारा आपका आय बढ़ रहा है, तो जब सबका आय बढ़ेगा तभी हमारे रहन सहन का स्तर अच्छा होगा। अगर प्रति व्यक्ति आय कम तो स्तर खराब, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा तो स्तर अच्छा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय क्या है? एक औसत आय है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित थी? तो हरित क्रांति आप जानते हैं कृषि क्षेत्र से संबंधित था। किस क्षेत्र से था? कृषि क्षेत्र से था हरित क्रांति, जिसके जनक भारत में स्वामीनाथन जी माने जाते हैं। और ये प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। तो ये किससे संबंधित होगा? प्राथमिक क्षेत्र से। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोलते हैं। तो ऑप्शन ए फिलहाल सही उत्तर है। करे गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग उन्होंने किया था आपका चंपारण में। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था उसमें। और आप जानते हैं चंपारण में, जो बिहार का चंपारण है, पश्चिमी चंपारण जिला, वहीं पे गांधी जी आए थे। सबसे पहले मोतिहारी उतरे थे, आपका पूर्वी चंपारण में जो वर्तमान में पड़ता है, और वहां से गांधी जी आए। और यहाँ पे अंग्रेज जो है नीलों पे, जो नील की खेती वगैरह करते थे, उन पे काफी अत्याचार करते थे। और तीनकठिया प्रणाली यहाँ पे लागू था। इसी के व्यवस्था में यहाँ के किसान एक राजकुमार शुक्ला के बुलावा पे आते हैं और चंपारण आंदोलन करते हैं, और तीनकठिया प्रणाली समाप्त होता है। तो पहला सफल इनका प्रयोग था मैंने पूरे भारतवर्ष में। इसके बाद आप जानते हैं अहमदाबाद में, अहमदाबाद मिल को लेकर जो आंदोलन चला था वो भी सत्याग्रह ही था। बारदोली सत्याग्रह चला था, आप ये फेमस है, आप जानते हैं वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। और बारदोली सत्याग्रह के बाद ही वल्लभ भाई पटेल को बारदोली के महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दी जाती है। तो तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं। और खेड़ा आंदोलन भी हुआ था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। कह रहा है 75 नंबर प्रश्न की ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, ये आपसे पूछा है। तो ध्यान से ऑप्शन हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 1920, बिल्कुल ऑप्शन बी पे ही है। तो 1920 में AITUC की स्थापना हुआ। तो रट जाएंगे, सभी फैक्ट्स है, इसको याद करना ही पड़ेगा। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो अमरकंटक से देखिए सोन नदी की उत्पत्ति हुआ है। किस नदी का? सोन नदी का। तो ऑप्शन सी याद रखेगा। अमरकंटक से बिहार में किस नदी की उत्पत्ति होता है? सोन नदी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 77 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहे भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र उत्तर रेलवे क्षेत्र है। कौन सा है सर? उत्तरी रेलवे क्षेत्र है। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा, 77 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है
कि सिंहली किस देश की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। तो सिंहली आप जानते हैं श्रीलंका का है। कहाँ का राष्ट्रभाषा है? श्रीलंका का। तो ऑप्शन बी रट जाइएगा, पॉलिटिकल साइंस में प्रश्न देखने को मिलता है। 79 नंबर प्रश्न है कि बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया। तो 1912 में, जब उड़ीसा से हम लोग अलग होते हैं तो हमको पृथक राज्य की दर्जा मिला बिहार को। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 79 नंबर प्रश्न का। चलिए 80 नंबर प्रश्न देखिए, फिर आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे? तो इंग्लैंड में। सबसे पहले मॉडर्न सिटी कहाँ बसना शुरू हुआ? इंग्लैंड में शुरू हुआ। तो आज के 40 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ बताइएगा। और ये पूरा 80 प्रश्न का हम मॉडल पेपर समाप्त कर चुके हैं। मैं बोला कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए, किसी तरह की जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम वगैरह हर एक चीज का लिंक मिल जाएगा, सभी जगह ज्वाइन हो जाइए। और इसके साथ साथ आगे आप किस सब्जेक्ट का क्लास चाहते हैं भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।